नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू हो रहा है और इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं आप लोग। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में संज्ञा क्या होता है इस पर बात किया है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन तीनों संज्ञा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी उपस्थित हों और क्लास को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर चुके हैं, भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करें तो समूह धनवाचक धन संज्ञा, समूह धनवाचक धन संज्ञा यानी समूह का बोध कराने वाली संज्ञा आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कि जिस शब्द से व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह का बोध होता है ना, अथवा बहुलता, बहुलता का अर्थ होता है कि अधिक संख्या का बोध होता है, बहुत ज़्यादा उपस्थिति का बोध होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज, मेला, कक्षा, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, झुंड, गिरोह, संसद, कारवां, लश्कर, मंडली, जुलूस, जनसमूह, सैलाब, समुदाय, जमवाड़ा, गोंद, बैठक, पार्टी आदि। जितने भी शब्द मैंने आपको अभी बताए ये सभी शब्द समूहवाचक शब्द हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों से किसी न किसी समूह का बोध होता है। सभा की बात करें तो सभा आप लोग जानते हैं, सभा में कई सारे व्यक्तियों होते हैं, है ना, तो व्यक्तियों का समूह का बोध होता है। तो कहने का मतलब है कि जिस शब्द से किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति के समूह का बोध होता है ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, गुच्छा कहने से अंगूर के गुच्छे का बोध होता है और अंगूर के गुच्छे में आप लोग जानते हैं बहुत सारे अंगूर होते हैं, है ना, तो किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराने वाली ऐसी संज्ञा जिनसे किसी समूह का बोध होता है ऐसी संज्ञा को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आया ना सबको समझ में? चलिए, फिर वही बात आती है हमारे सामने कि हम लोग किताब की परिभाषा पढ़ लिए और उसको समझने का प्रयास किए, लेकिन कुछ ऐसे साथी ज़रूर होते हैं,
कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे भाई बंधु ज़रूर हैं जिनको किताब की भाषा समझ में नहीं आती है, किताब की परिभाषा नहीं समझ में आती है। तो ऐसे साथियों के लिए मेरी तरफ से एक देसी जुगाड़ रहता है, और ये देसी जुगाड़ जो है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। यानी अगर सरल शब्दों में समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा दे तो कैसे देंगे हम लोग, उसे समझते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो वह संज्ञा जहाँ एक निश्चित स्थान में काफ़ी वस्तुएं अथवा व्यक्ति उपस्थित हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित स्थान में काफ़ी वस्तुएं अथवा व्यक्ति की उपस्थिति को दर्शाने वाले ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के समूह का या वस्तु के समूह का बोध होता है, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जो होती है ये जातिवाचक संज्ञा होती है। मतलब ये कि समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में समानताएं मिलती हैं। जितनी भी मतलब कहने का ये है कि समूहवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा भी होती है। कैसे होती है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा गाय, है ना, तो गाय क्या है? गाय में आपके देखिए, मैंने कहा आपके सामने गाय, तो गाय में आपके फिजिशियन गाय भी आ गई, देसी गाय भी आ गई, है ना, और जर्सी गाय भी आ गई। जितनी भी गायों की प्रजाति है वो सभी गायों के अंदर आ गई। तो गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा भी है और एक समूहवाचक संज्ञा भी है ना। कैसे? मैंने कहा कि पक्षी, तो पक्षी में आपके सभी पक्षी शामिल हैं, है ना, सभी पक्षी इसमें शामिल है। पक्षी और पशुओं, पक्षी पशुओं का समूह आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ? सभी जाति आपकी एक समूहवाचक संज्ञा होगी। क्यों भाई? चौबे जी कहने से जितने भी चौबे जी हैं सभी चौबे जी का बोध होता है। तो चौबे जी एक तो जातिवाचक संज्ञा है ही है, साथ में सभी चौबे जी का एक समूह है चौबे जी। इस वजह से चौबे जी जो है ये जातिवाचक संज्ञा होने के साथ साथ समूहवाचक संज्ञा भी होगी। आई बात समझ में? तो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वो ये है कि समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो द्रव्य धनवाचक धन संज्ञा, द्रव्य धनवाचक धन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए। द्रव्य का मतलब होता है कि जिन्हें नापा या तौला जा सके, मतलब जिसे आप नाप सकते हैं, जिसे आप तौल सकते हैं, ऐसी, है ना। द्रव्य का अर्थ होता है कि जिन्हें आप नापा या तौला जा सके, जिन्हें आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ऐसी शब्दों का बोध कराने वाली संज्ञा, अर्थात जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य अथवा ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिसे हम नापा या तौला जा सके, ऐसी शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य धनवाचक धन संज्ञा यानी द्रव्य का बोध कराने वाली संज्ञा, और द्रव्य का अर्थ होता है कि जिन्हें नापा या तौला जा सके का बोध कराने वाली संज्ञा आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध होता है, ऐसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे दूध, दूध आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि दूध को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। दही हो गया, घी हो गया, सोना को भी नाप तौल सका जा सकता है, चांदी भी हो गया, लोहा, लकड़ी, पानी, तेल, पीतल, तांबा, तेजाब, कपड़ा, फल, सब्जी, शराब, पारा, कांसा, खून आदि, ये सभी शब्द आपके क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इन सभी को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो जिन शब्दों के मतलब जिन्हें हम लोग नाप या तौल सकते हैं, सब सही शब्द में कहा जाए तो जिन्हें हम लोग
नाप या तोल सकते हैं, ऐसी जो शब्द हैं इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी संज्ञा को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। और जो अपना देसी जुगाड़ है, मतलब जो हम लोग सरल शब्दों में बात करते हैं, सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी संज्ञा जो नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधा सटीक और सरल शब्दों में क्या है कि ऐसी संज्ञा जो नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो ये तो हो गया संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सभी संज्ञा के भेद आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, इनके उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो बात होगी, और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग संज्ञा के परिवर्तन को भी समझेंगे कि संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, क्योंकि संज्ञा शब्द जो है ये विकारी शब्द है, और हमने शब्द विचार में पढ़ा है कि विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं संज्ञा का रूप परिवर्तन या संज्ञा परिवर्तन। ठीक है, संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तथा भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। तो इस प्रकार के प्रयोग जो है हमको देखने को मिलता है, यानी इस प्रकार का परिवर्तन हम लोग देखते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। आइए कुछ मुख्य उदाहरणों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा का रूप परिवर्तन कैसे होता है। जैसे देखिए देवी, देवी शब्द जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, देवी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देवी कहने से सभी देवी का बोध होता है, जितने भी देवी हैं। ठीक है, और वहीं बात आती है दुर्गा। दुर्गा जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुर्गा कहने से केवल और केवल माता दुर्गा का बोध होता है ना। तो इस प्रकार से संज्ञा का रूप परिवर्तन होता है। जैसे गोस्वामी क्या है, गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गोस्वामी कहने से जितने भी गोस्वामी हैं उन सभी का बोध होता है। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास, है ना। गोस्वामी तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो गोस्वामी कहने से सभी जातिवाचक संज्ञा का बोध होता, मतलब सभी गोस्वामियों का बोध होता है। लेकिन तुलसीदास कहने से केवल तुलसीदास का बोध होता है, इसलिए तुलसीदास क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। इसी प्रकार से भीम की बात करें तो भीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, भीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और भीम जो होता है वो वीर होता है, और वीर क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। भाई वीर कहने से सभी वीरों का बोध होता है, जितने भी वीर हैं उन सभी का बोध होता है। तो वीर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और भीम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहनावा की बात करें तो पहनावा एक भाववाचक संज्ञा है। पहनावा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और पहनावा यानी वस्त्र का पहनावा, और वस्त्र आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग देखते हैं कि संज्ञा का जो है वो रूप परिवर्तन हो जाता है। कहीं जातिवाचक संज्ञा कहीं जाकर व्यक्तिवाचक बन जाती है, तो कहीं व्यक्तिवाचक जाकर जातिवाचक बन जाता है, और कहीं भाववाचक जाकर व्यक्तिवाचक बन जाता है, तो कहीं पर भाववाचक जाकर जातिवाचक बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार के हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि संख्या में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो केवल और केवल लिंग वचन कारक होता है, क्योंकि संज्ञा जो होती है ये विकारी शब्द होता है, इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है जब भी हम लोग इनके साथ में लिंग वचन, मतलब लिंग वचन पुरुष और ये कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों यानी प्रसर्गों के द्वारा बदलते हैं। ये तो हमने बात कर लिया, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लड़का खाता है। लड़का खाता है, ठीक है। लड़का क्या है? लड़का क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। लिंग के आधार पे संज्ञा में परिवर्तन हुआ और क्या बन गया? तो लड़का खाता है और लिंग के आधार पे जो संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा लड़की खाती है। इसी प्रकार से लड़का खाता है ना। अब इसमें वचन के आधार पे संज्ञा में परिवर्तन कीजिए। लड़का खाता है, जैसे ही आप इसमें वचन का प्रयोग करेंगे हो जाएगा लड़के खाते हैं। तो हुआ ना संज्ञा का परिवर्तन, है ना। लड़का खाना खाता है, इसमें कारक चिन्ह लगा दीजिए, संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा और बन जाएगा कि लड़के ने खाना खाया। लड़के ने खाना खाया, है ना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि संज्ञा जो होती है ये रूप, लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है, इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? विकारी शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन, कारक चिन्हों के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, मैं पूरा विश्वास और मेरे को पूरा आत्मविश्वास। तो साथियों, इस चैप्टर में हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी बिंदु, सभी चीज़ें, सभी टॉपिक विस्तार से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं और अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम लोग बात करेंगे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी साथियों से केवल और केवल एक ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।